यू। खित्ते की जो कशीदा सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी चल रही है, इस तमाम सूरत हाल पर आज वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम तरीन इजलास था। ये इजलास बुनियादी तौर पर इन कैमरा था और सियासी जमातों को, सियासी पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लिया जाना था। लेकिन एक जो अहम बात है वो ये है कि अपोजिशन में से सिर्फ मौलाना फजल रहमान इस इजलास में शरीक हुए हैं। इसके अलावा दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें थी वो तमाम शरीक हुई, लेकिन जो अपोजिशन का एक बड़ा हिस्सा है जिसको लीड जो है वो महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं कौमी असम्बली में, और सेनेट में जिसे लीड कर रहे हैं राजा नासिर अब्बास साहब, ये दोनों नहीं आए और शर्त ये लगाई कि पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, उसके बाद जो है इस इजलास में आने का फैसला करेंगे। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं उस्मान खान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कौमी सलामती से मुतालिक उमूर जो हैं वो अमूमन ये कवर करते रहते हैं, और उसके साथ साथ एहतिशाम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पब्लिक टीवी से इनका ताल्लुक है, और ये भी पार्लियामान के साथ वज़ीर आज़म हाउस की सरगर्मियाँ और कौमी सलामती से मुतालिक जो इजलास हैं उनको खुसूसी तौर पर कवर करते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आज का जो इजलास हुआ है इसमें अलामिया भी जारी कर दिया है, इत्तेहाद या गानेगत की बात भी की गई है, क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन का इस इजलास से वाकआउट करना या गैर इरादी तौर पर या गैर एलानिया ना आना, बायकाट करना, क्या ये बेहतर था? बहुत शुक्रिया हैदरी साहब। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े फोरम के ऊपर और आप इंटरनल सिचुएशन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो आप एक्सटर्नल जो हालात है इस वक्त, जो पाकिस्तान को दरपेश मामलात हैं, वो भी आपने यहाँ डिस्कस करने हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मिल बैठ के जो बात को आगे बढ़ाना था वो मौका ज़ाया किया। और मुझे हैरानगी है महमूद खान अचकज़ई जो असूल और ज़ाब्ते के बड़े पाबंद बनते हैं, और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब दोनों ही ब्लैक मेलिंग का शिकार हुए हैं सियासी जो कमेटी है पीटीआई की। वरना आपने ये कहा था कि अब जो भी हुकूमत के साथ बातचीत होगी, ये दो अपोजिशन लीडर हैं, ये ओहदे हैं, ये ऑफिस हैं, इनके ज़रिए से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अब महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है जाने की, मैं जाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन सियासी कमेटी नहीं मान रही, तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इस ओहदे और इस कुर्सी के लिए आए थे। आपने जो असूल और ज़ाब्ते बनाए थे वो बिल्कुल कागजी हैं, और आपने सारा जो बोझ है वो सियासी कमेटी के ऊपर डाल दिया, अपनी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी कि जी वो कहेंगे तो मैं जाऊँगा। ये तो था एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है उसमें ये बड़ा ज़रूरी था कि आप जब तक अपने लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, आप कोई भी किसी भी महाज पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान सफारती महाज पे लड़ रहा है, सिक्योरिटी के महाज पे लड़ रहा है, तालिबान, फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान, इन सब के साथ आपकी लड़ाई हो रही है। और सबसे बढ़ के ये कि आप मुस्लिम ममालिक का जिनका आप हिस्सा हैं वहाँ पर आग लगी हुई है। मेन पिलर आप हैं। पूरा मशरिक़ वुस्ता जो है इस वक्त आग की लपेट में है। और एक बफर जोन डिक्लेयर किया जाता था इसराइल से लेके पाकिस्तान के दरमियान ईरान को, तो जो ईरान का जो हाल किया गया है, अब मेरा ख्याल ये है कि अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने या पाकिस्तान की इसराइल के साथ लड़ाई में अब कोई रुकावट नहीं रह गई है। और मेरा ख्याल है कि ये वक्त अनकरीब आएगा, क्योंकि आखिरी ये जो बताया जा रहा है टारगेट, आखिरी मोहरा वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान से ही इसराइल को या अमेरिका को या यहूदियों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी है और प्रॉब्लम भी है, और वो ख़राबी भी करना चाहते हैं इस मुल्क को। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई खुदा न खासा वक्त आया तो पाकिस्तान जो है वो फिर अपना आप दिखाएगा, अपना ज़ोर भी दिखाएगा, और पहले भी दुनिया को हमने दिखाया। तो ये जो फोरम था ये अपने लोगों को बताने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं और आपने आगे क्या करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी थी ये जो बैठक वज़ीर-ए-आज़म ने 2.5 घंटे की लगाई है। और उसमें किसी हद तक इत्मीनान मिला है सियासी क़यादत को भी और हुकूमत को भी कि जो मशावरत की गई है, आरा आई हैं मौलाना फजल रहमान की, जो इन मामलात के ऊपर जो तजावीज़ होती हैं, जो राय होती है, वो बहुत कीमती होती हैं, बहुत सूदमंद होती हैं हुकूमत के लिए। तो मौलाना साहब यकीनन तौर पर कोई ना कोई हुकूमत को राय देके यहाँ से कहेंगे। उस्मान साहब जैसे बात कर रहे थे, एहतिशाम, आप क्या कहेंगे कि अपोजिशन जिसे ये समझा जाता है कि ये अवाम की बात करेगी, अवाम की तर्जुमानी बुनियादी तौर पर अपोजिशन करती है, मीडिया करता है, लेकिन इंतहाई आम फोरम था जहाँ पर ऐसी सूरत हाल में ये इजलास हो रहा है जब मुजाहिरीन पर यहाँ फायरिंग हुई है, बहुत से मुजाहिरीन यहाँ पे जहाँ भाग भी हुए हैं, FIR भी लोगों पे काटी गई है। ऐसी सूरत में अपोजिशन का यहाँ पर ना आना, और उसके साथ ये मुसलसल तनकीद कर रहे थे वफाकी हुकूमत पर कि वो एतमाद नहीं लेते ख़ास किस्म की पॉलिसियों में, तो आज तो एतमाद में लिए जाना था। ये बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी अपोजिशन ने? बहुत शुक्रिया इंतज़ार भाई। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इंतज़ार भाई हर सियासी जमात के साथ जब वो अपोजिशन में जाती है तो उसको निशाना बनाया जाता रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 3 से 4 बरस में जो हुआ है,
वो भी यकीनन उसी ज़ुमरे में आता है जो 80 की दहाई में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, फिर 2001 में या 1999 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, उसके बाद हुआ। वो उसी ज़ुमरे में आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुज़िश्ता 3 से 4 बरस में हुआ। मैं ज़ाती तौर पे बहैसियत सहाफ़ी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन 3 से 4 सालों में जो पीटीआई के साथ हुआ है, उस पूरी एपिसोड ने पीटीआई को कुछ ना कुछ सिखाया होगा। इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ सिखाया होगा। मैं ये समझ रहा था कि उनके अंदर कोई ना कोई सियासी मैच्योरिटी आई होगी और उन्होंने चीज़ों को सियासी नुक्ता नज़र से देखना शुरू किया होगा। उन्होंने डायलॉग को अमर माने समझना छोड़ दिया होगा। उन्होंने मुखालफिन के साथ बैठने को कोई गुनाह समझना छोड़ दिया होगा। लेकिन आज की जो एपिसोड हुई है, जिस तरह से उन्होंने बाइकआउट किया है इस सारी सूरत हाल का, इसने मुझे मायूस किया। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं जो समझता था कि उनको कुछ ना कुछ सिखा के गई है ये 3 से 4 साल, मेरे ख्याल में मैं गलत हूँ। उन्होंने आज भी कुछ नहीं सीखा। उनकी रविश जो है वो आज भी वैसी ही गैर सियासी रविश है, गैर जमहूरी रविश है, अपने मुखालिफिन के साथ ना बैठने वाली रविश है, जो कि उन्हें मेरे ख्याल में जिस तरह से इन 3-4 सालों में उनको नुकसान हुआ है और उनकी पार्टी का जिसके पास मेजॉरिटी जिसके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, पीटीआई के पास इस वक्त पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनके पास कोई सियासी मंशूर नहीं है, जिसकी वजह से उनका शराजा बिखरता हुआ हमें पार्लियामेंट में भी बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, हमें पार्लियामेंट से बाहर भी बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो सियासी जमात के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सियासी तौर पे बिहेव करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महमूद खान अचकज़ई साहब से मुझे बहैसियत सहाफ़ी काफ़ी उम्मीदें थी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, कि वो यहाँ पे आएँगे, वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठेंगे और जो इस वक्त पूरी सूरत-ए-हाल है न सिर्फ मुल्क की बल्कि ख़ित्ते की, उस पे वज़ीर-ए-आज़म को तजावीज़ भी देंगे, इख्तिलाफ़ भी करेंगे, सवालात भी उठाएँगे, लेकिन उन्होंने इसके बरक्स किया। जैसे ये कह रहे थे कि बड़ा फोरम था, यहाँ पर ये सवालात उठाए जा सकते थे, हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की जा सकती थी। बहरहाल जो काम अपोजिशन ने करना था वो हम मुख्तसर इस व्लॉग में करते हैं। आप क्या कहेंगे हुकूमत की जो अब तक की पॉलिसी है खित्ते में, आप बतौर सहाफ़ी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो अब तक का किरदार है वो बेहतर है? क्योंकि गुज़िश्ता जंग में भी हमने देखा था जिस तरह से पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया, वहाँ पर इज़हार तशक्कुर के नारे लगे। सियासत होती रहती है, सियासी बयानात भी आते रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आप पाकिस्तान की पॉलिसी को, सिफारतकारी में जिस तरह से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक का जो रोल है वो पाकिस्तान का वो बहुत ही जामे और बड़ा मौसर रोल है पूरी दुनिया में। वो भले अमेरिका के साथ सफारतकारी हो या सऊदी अरब के साथ हो। अब इस वक्त ईरान और सऊदी अरब की जब लड़ाई शुरू हुई है तो उस वक्त पाकिस्तान ने ही ये दरमियान में मसालिहाना किरदार अदा किया और सऊदी अरब से बात की, ईरान से बात की और ये यकीन दहानी करवाई सऊदी अरब को कि ईरान से हमने यकीन दहानी ले ली है कि वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा रोल है आपका कि आप 2 रियासतों, 2 मुल्कों के दरमियान में सुलह सफ़ाई करा के यकीन दहानियाँ ले रहे हैं और यकीन दहानियाँ दे रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि हाफ़िज़ साहब की सूरत में इस वक्त जो एक इस्टेब्लिशमेंट का रोल है रियासत का और हुकूमत का, जब ये कहते हैं कि जब आप सेम पेज हो तो फिर नफ़ा या नुकसान वो उसका दोनों तरीके से जो है वो फ़ायदा या जो नुकसान होगा वो सबको होगा। लेकिन जब से हुकूमत एक तरफ हो और रियासत दूसरी तरफ हो तो उसका फिर मुल्क को नुकसान होता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के फ़ायदे की बात की जा रही है। जिस तरीके से बहुत ही मैं ये समझता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि बहुत टाइमली वक्त से पहले अफ़गानिस्तान में जो कार्रवाई की गई है, अगर ये जो 5-6 दिन पहले कार्रवाई की अगर वो डिले होती तो शायद उसका हमें नुकसान होता। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान पर तालिबान हमला करते हैं, दूसरी तरफ इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर देता है। ये दोनों ममालिक पे यकदम हमले और मोदी का वहाँ देखिए, जाना और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये पूरा एक प्लान चाक आउट करके कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला करना है और इंडिया ने और तालिबान ने मिलके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है। तो वो एक बड़ी जंग इस खित्ते में बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अमेरिका को जो है उसको भी मुँह की खानी पड़ी है। इतनी ईरान में तबाही करने के बावजूद जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सका। इसराइल जो मकसद हासिल करना चाह रहा था वो मकसद हासिल नहीं हो सका और मुझे नहीं लगता कि ईरान में वो ये टारगेट अचीव कर सकेंगे कि रजीम चेंज कर दें। आपने उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप पिछले कई सालों से आप देखें कि आपने पूरी लीडरशिप उनकी उड़ा दी है, लेकिन सलाम है ईरान की कौम को कि वो कहीं पे भी थक नहीं रहे हैं, कहीं झुक नहीं रहे हैं। एक जाता है तो दूसरा उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन उन्होंने ली हुई है। तो आज तक भी उनकी जो है वो लीडरशिप जो है वो बड़े पैमाने में मारी जा रही है। लेकिन फिर यही कहना है कि अगर कुछ सीखना है तो ईरानी कौम से सीखा जाए कि किस तरीके से अपने पाँव पे खड़ा हुआ जाता है और किस तरीके से ताकतवर को ललकारा जाता है। तो उनके लिए सलूट है और शाबाशी है। जिस तरह ये कह रहे थे कि किस तरह से ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है, आज आपने एक पोस्ट किया है एहतिशाम, मैं उस तरफ आऊँगा। क्या कहेंगे आप, आपके जहन में जिस तरह से ये ख्याल आया, मुज़ाहमत जिस तरह से की जा रही है, एक तरफ पाकिस्तान को जो है वो फितनत हिंदुस्तान कहें, फितनत ख़वारिज कहें, और दूसरी तरफ बड़े फितनों से ईरान भी नबर्द आज़मा है।
क्या समझते हैं आपके मुज़ाहमत जो है वो अब तक कामयाब हो रही है? देखिए, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के जो बेसिक गोल्स थे कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज किया जाए और मौजूदा जो थियोक्रेसी है, मैं उसको थियोक्रेसी कहता हूँ, उसको तब्दील करके अमेरिका की नज़र में उनके लिए जो एक फेवरेबल सेटअप है उसको ईरान में इंस्टॉल किया जाए। उसमें मुकम्मल तौर पे अमेरिका और इसराइल हमें नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी जो उसका जो सबूत है वो अमेरिकन जो वज़ीर दिफ़ा थे जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि उनकी स्टेटमेंट्स और उनका जो लहजा था, लबो लहजा था, उससे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनको अपने ही जो एलाइज़ थे उनके स्पेन, यूके, फ्रांस, ये वो ममालिक थे जो कि अमेरिका के साथ हमेशा से तारीखी तौर पे खड़े रहे, लेकिन इस बार खड़े नहीं हैं। और ये बात अमेरिका को भी फ़ील हो रही है, हमें भी साफ नज़र आ रही है। तो अब एक बात तो बिल्कुल तय है इंतज़ार भाई कि अमेरिका और इसराइल इस जंग को एक ख़ास मुद्दत से ज़्यादा खींच नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ ईरान हमें बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा है कि अगर तादम मर्ग भी इस पे मुज़ाहमत करनी पड़ी तो हमें ईरानी कौम इस वक्त इतनी मुत्तहिद और इतनी पुरअज़म नज़र आ रही है कि वो तादम मर्ग ईरान और इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सकते हैं। आपने मेरी पोस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ किया, तज़किरा किया इंतज़ार भाई, पाकिस्तान के हमारे अवाम की एक रविश है और तारीख़ी तौर पे उनके दिमागों में या उनके नज़रियात में उनको ये सिखाया गया है कि वो मज़हब को जो है वो एक लाज़मी जुज़ या अंसर समझते हैं ज़िंदगी की हर पहलू का। और इसी तनाजुर में आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी हमारे यहाँ लिया जाता है। हालाँकि मेरे ख्याल में इंतज़ार भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बाहमी मफ़ादात पर मबनी होते हैं दोनों ममालिक, उसमें मज़ाहिब को लेके आना एक अब्सर्ड सी बात है। और मौजूदा जो ईरान और इसराइल की सूरत हाल है, ईरान को हमेशा से और इसराइल को हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास सेंटिमेंट पाया जाता है कि उसको मज़हबी हवाले से लिया जाता है। और इस वक्त जो जंग जारी है इसराइल और ईरान की, उसको भी मज़हबी हवाले से मज़हबी ऐनक पहन के देखा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान भी शायद उस्मान भाई ने भी तज़किरा किया, मेरे बड़े भाई हैं, उस्ताद हैं, लेकिन मैं इनसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ख़िलाफ़ करूँगा कि पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में उस लिस्ट में नंबर ही नहीं है, कोई उस लिस्ट में नाम ही नहीं है जिसमें ईरान आता है। क्योंकि पाकिस्तान तारीख़ी तौर पे अमेरिका और जो साम्राज्य है उसके लिए हमेशा से दाएँ बाजू का किरदार जनूबी एशिया के अंदर किरदार अदा करता नज़र आया, जबकि ईरान हमेशा से मुज़ाहमत करता है। तो ये तो बिल्कुल दो उलट सिमतों में दो ममालिक है। तो ये तो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान का नंबर आ सकता है या अमेरिका पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, इसराइल पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। जहाँ तक मज़हब को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में लाने की बात है, इंतज़ार भी देखें, अमेरिका का या अमेरिकन डीप स्टेट का हमेशा से ये हथियार रहा है कि वो मुस्लिम ममालिक के अंदर, मुस्लिम अक्सरियत ममालिक के अंदर मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। और शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट फैलाया गया है, ये भी कि एक CIA का एक उन्होंने आर्किटेक्ट किया जिससे मुसलमानों के अंदर कुदूरतें जो है वो बढ़ाई गई हैं और इस तरह से तफर्रुकात को तकसीम को बढ़ाकर वो जो भी क़ुव्वत उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है उस मुज़ाहमत को वो तकसीम कर देते हैं। अब जब पाकिस्तानी इस चीज़ को एक मज़हबी नुक्ता नज़र से देखते हैं तो फिर वो ममालिक जो जिनमें मुस्लिम अक्सरियती आबादी नहीं है, जिनमें रूस है, चीन है, लेकिन वो ईरान के साथ खड़े हैं, तो जो एक ज़हन जो कि इस सारी चीज़ को मज़हबी ऐनक से देख रहा है, उसके लिए ये चीज़ हज़म करना बहुत मुश्किल है कि चीन भी ईरान के साथ जा सकता है, रूस भी ईरान के साथ जा सकता है। तो बादियुन नज़र में अगर आप देखें तो ईरान की जो मुज़ाहमत है, जब आप उसको मज़हबी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं तो आप उसको मज़ीद तक़सीम करने की बात कर रहे हैं। ईरान की जो मुज़ाहमत इस वक्त जारी है इंतज़ार भी, वो मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती नाक़िस राय के अंदर, कम इल्मी के मुताबिक, वो मुज़ाहमत है साम्राज्य के ख़िलाफ़, इस्तिमार के ख़िलाफ़। जनूबी एशिया के अंदर अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, जारा चुदराहट रही है 70 सालों में, 80 सालों में, 100 सालों में, उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत है। ईरान एक कला है उसके ख़िलाफ़। और एक बात और, मैं आखिरी बात आपके तवज्जुह से बताता चलूँ कि सरमायादार जब मुश्किल में आता है ना इंतज़ार भाई, तो वो खूंखार भेड़िया बन जाता है, वो पागल हो जाता है, मतलब अपनी सेंसेस से आउट हो जाता है और वो अपनी इजारादारी को, चुदराहट को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक, जिस तरह से ईरान के अंदर बर्बरियत की है अमेरिका ने, और बिल्कुल भी वो अमेरिका किसी भी खित्ते में अपनी इजारादारी बरकरार रखने के लिए यही हरकत करेगा, इसी तरह से बर्बरियत करेगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो अपना अंदरूनी निज़ाम है वो इंतहाई इस वक्त सरमायादारियत खलफशार का शिकार है, बहरान का शिकार है और डेथ टू द कैपिटलिस्ट। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक लाइन शाम की बात को आगे बढ़ाऊंगा। पाकिस्तान से शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एटमी पाकिस्तान से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। इसीलिए ही अभी आप एटम बम ख़त्म कर दें, उनके हवाले कर दें, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को हमसे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके पास एटम बम है, अब अमेरिका ईरान में क्या ढूंढने आया है? एटमी टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है, एटमी मिसाइल ढूंढ रहा है। ये कह रहा है कि भाई कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं निकला यहाँ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो है। तो वो दुनिया के लिए एक थ्रेट है। बिल्कुल, तो वो थ्रेट की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं हमें एज मिलता है। बिल्कुल जी, जैसे उस्मान साहब कह रहे थे, एहतिशाम साहब, दोनों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। और असल में जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो
ग्राउंड की चीज़ें देखता है और उसी को देख के अपना तज्जिया पेश करता है। दोनों हजरात ने अपना तज्जिया पेश किया, मैं दोनों हजरात का दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ। लेकिन एक बात हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था वो यकीनन हमेशा से इसराइल और मगरबी क़ुव्वतों की आंखों में खटकता रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने भी बहुत सी पाबंदियों का सामना किया है। पाकिस्तान आज जिन मुआशी मसाइल का शिकार है, जिन दाखिली मसाइल का शिकार है, उनमें कहीं ना कहीं ये अनासिर भी शामिल थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर अब तक की सूरत हाल में बहुत से ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर हमें पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत भी नज़र आती है और बैरूनी साजिशें भी नज़र आती हैं। बहरहाल आज का ये जो इजलास था, इस इजलास में एक बात पर जो इत्तेफाक हुआ है, जो अलामिया जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इत्तेहाद, यगानगत और मज़ीद यकजहती की ज़रूरत है और अगर पाकिस्तान मज़ीद यकजा होगा तो पाकिस्तान इन तमाम किस्म के न सिर्फ चैलेंजेस से नबरा आजमा हो सकेगा, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी सिफारती कोशिशें कर रहा है उन कोशिशों को भी मज़ीद बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकता है और उसी तरह से न सिर्फ इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा बल्कि खित्ते में भी इस्तेहकाम आएगा। और ईरानी कौम ने, ईरानी लीडर्स ने जिस तरह से, जिस मज़ामत से जो है वो दुश्मन का सामना किया है, जिस जुर्रत और बहादुरी से सामना किया है, उसने पाकिस्तान समेत जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनमें भी एक नई रूह फौंकी है और उन्हें भी जो है वो जगाया है कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हो जाएं तो फिर जितनी बड़ी ताकत मर्जी आ जाए फिर वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती।